और यूक्रेन के बीच युद्ध को हो गया है पूरा 1 साल और अब 1 साल बाद भी दोनों में से न तो कोई झुकने को तैयार है और न ही हार मानने को तैयार। रूस लगातार हमले पर हमले कर रहा है और सामने से अपनी जितनी ताकत है उस ताकत के साथ बदहाल हो चुका यूक्रेन डटा हुआ है। लेकिन इन दोनों देशों ने अपनी पूरी की पूरी ताकत लगाई है और इस ताकत के चलते इस युद्ध में पूरी ग्लोबल इकोनॉमी भी हिल चुकी है। रिकॉर्ड महंगाई ऐसी देखने को मिली जो आज तक कभी दिखी नहीं और महंगे कर्ज के दौर से पूरी दुनिया गुजर रही है। ग्लोबल इकोनॉमी में अब भी आर्थिक मंदी की आशंका जोर पकड़ती हुई दिख रही है। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल है कि ये दोनों देशों के बीच में चल रहा महासंग्राम कब, कहां, कैसे, किस तरीके से खत्म होगा और अगर जल्द खत्म नहीं हुआ तो आगे क्या कुछ होगा दुनिया भर के लिए, दुनिया भर की इकोनॉमी के लिए और बाजारों के लिए। इस पूरे युद्ध से क्या कुछ सीखने को मिला है दुनिया भर को, आपको, हमें, और अगली बार भगवान न करे अगर इस तरह की कोई सिचुएशन आए तो निवेशकों के तौर पर आपको क्या सावधानी, क्या सतर्कता और कहां मौके ढूंढने, इस पर हमारी यह है विशेष चर्चा। रूस यूक्रेन युद्ध 1 साल, दुनिया बेहाल। हमारे साथ है बेहद खास मेहमान जिन्हें किसी तरह के परिचय की ज़रूरत है नहीं। एलिमेंट्स प्लेटफॉर्म्स के चेयरमैन, ग्लोबल मार्केट्स के एक्सपर्ट और न सिर्फ ग्लोबल बाजारों के बल्कि दुनिया भर की राजनीति के और दुनिया भर के सारे जो इम्पोर्टेंट फैक्टर्स है जो दुनिया भर की कूटनीति को प्रभावित करते हैं उनके एक्सपर्ट हैं। अजय बग्गा साहब हमारे साथ हैं। सर बहुत बहुत स्वागत है। देखते देखते 1 साल हो गया और मैं फ्लैशबैक में जाकर देखता हूँ तो आई थिंक आप अकेले ऐसे थे जिनका ये कहना था कि ये युद्ध जल्दी खत्म होने वाला नहीं है, लेकिन शायद आपने भी नहीं सोचा होगा कि 1 साल जितना लंबा चल जाएगा। इतना लंबा हमें लग रहा था कि सर्दियों तक खत्म हो जाएगा, कहीं ना कहीं आ जाएगी कोई राहत, बट ये तो अभी और लंबा खिंचते दिखता अनिल जी। अब पोजीशंस बहुत वो हो गई हैं, अकड़ गए दोनों, अकड़ गए। अच्छा, और देखे ना दुनिया 1990 के बाद एक यूनिपोलर दुनिया हो गई थी कि अमेरिका सबसे बड़ा है, बाकी सब छोटे छोटे हैं। अब चाइना एमर्ज कर रहा है, तो लड़ाई है वैसे सुपर पावर स्टेटस की चाइना और यूएस में, उसके आसपास इर्द गिर्द सारे कंट्रीज अब ले रहे हैं पोजीशनिंग। और भारत जैसे देश हैं कि हमारा रिसर्जेंस हो रहा है, हम नॉन अलाइंड रहेंगे, हम दोनों तरफ हम सबके साथ हैं, बट हम अपना विकास देखेंगे पहले। अच्छा, अब सर सवाल ये कि साल भर तो हो गया जी, और कितना कुछ एक अंदाजा लग रहा है कि इस युद्ध का क्लाइमेक्स, द एंड, ये मूवी खत्म कब होगी, कैसे होगी, किस सिचुएशन में होगी, ये कुछ लगा सकते हैं हम अंदाजा? देखिए एक्टर्स की बात करते हैं, कौन चाहता है? रूस नहीं चाहता कि जब तक यूक्रेन खत्म ही हो जाए देश की तरह, पूरा यूक्रेन लेने के बिना रूस रुकेगा नहीं। यूक्रेन के लिए एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस है कि अब अगर हार गए तो ख़त्म है, यूक्रेन का नाम ही मिटा दिया जाएगा, रशिया का पार्ट हो जाएगा। तो यूक्रेन नहीं मानेगा, रूस नहीं मानेगा। अमेरिका के लिए बहुत अच्छा चल रहा है क्योंकि यूक्रेनी सोल्जर्स से वो रशिया की पावर को कम कर रहे हैं। चाइना देख रहा है कि किस तरह का माहौल बनता है क्योंकि चाइना की नज़र ताइवान पे है। चाइना को कोई फर्क नहीं पड़ता यूरोप में क्या हो रहा है, उल्टा रूस कमज़ोर हो रहा है, चाइना का कॉलोनी बनने की तैयारी में है कि अच्छा ये भी है, तेल वो सिर्फ चाइना को बेचेगा तो चाइना डिक्टेट करेगा कि भाई क्या, जैसे आज के दिन में ईरान किसको बेच रहा है तेल, सिर्फ चाइना को बेच रहा है, या कुछ अफ्रीकन छोटे मोटे हो गए, बट बड़ा तेल तो चाइना लेके जा रहा है ईरान से। तो चाइना डिसाइड करता है ईरान की पॉलिसी, चाहे वो 20 करोड़ मुसलमानों को उन्होंने जेल में डाला हुआ है जिनजियांग में, बट सऊदी हो या ईरान हो सब हाथ मिलाते हैं, गले मिलते हैं जी जिनपिंग से। तो उनका कोई इस्लामिक जो ऑर्गेनाइजेशन का वो तो काम नहीं है। तो चाइना स्ट्रांग हो रहा है, बट चाइना देख रहा है ताइवान मैं कैसे लूं, उसका अंत तो वही है। अमेरिका इतनी जल्दी होने नहीं देगा। यूरोप देख रहा है संगठित हो गया है, यूरोप चाहता है कि अब खत्म हो, बट उसके पास पावर नहीं है कुछ करने की। मतलब वो चाहते हैं कि युद्ध खत्म हो, लेकिन यूरोप में ताकत है नहीं युद्ध खत्म करने और भारत जैसे जो बिल्कुल नॉन अलाइंड देश है वो कहते हैं खत्म हो जाए, सुलह हो जाए, फिर से लौट आए दुनिया में अमन शांति। बट अगेन हमारी
ज्यादा लेकिन कोई वो लेकिन तो मतलब अभी नियर फ्यूचर में दिख नहीं रहा खत्म कब होगा और कैसे इतनी जल्दी नहीं होता अनिल जी, क्योंकि ये बहुत प्रोट्रैक्टेड रहेगा। होगा? एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन आपके हिसाब से ये हो गया तो खत्म होगा? जैसे अगर रशिया अभी तैयार है 24 का अभी आक्रमण करने के लिए, और वो बॉर्डर पे बहुत सारे टैंक रशिया के भेज रहा है। तैयार हैं, और जैसे स्प्रिंग आता है, बर्फ मेल्ट होगी, तो फिर वो फिर से तैयारी करेंगे, जैसे पिछले साल किया था मार्च के अंत तक। तो रशिया अगर घुस जाता है आगे, तो अगर ले लेता है और फिर सब पीछे हो जाते हैं, एक वो तरीका है। दूसरा तरीका है कि अगर असला बारूद पहुंचा दिया जाए यूक्रेन को, और वो पुराने अपने सारे टेरिटरीज जो वापस रशिया ले ने ले। वापस ले ले, और फिर बोल दे अब हम विराम के लिए तैयार हैं। ये दो हो सकते हैं। उसके बिना और अभी इन बहुत दोनों में मुश्किल होने है। में वक्त तो है, वक्त कम से कम 4-6 महीने तो मिनिमम और लगेंगे। कीमत बहुत है। तो मतलब अगले साल भी सेम ऐसा ही शो करना पड़ सकता है। होपफुली ना, भगवान करे ना, अमन आ जाए फिर से। अच्छा, इसमें पूरे इसमें भारत के लिए क्या क्या हमारे लिए, वैसे देखा जाए तो युद्ध किसी को पसंद नहीं आता और किसी के लिए अच्छा नहीं होता, लेकिन इस युद्ध में हमारे लिए कुछ ना कुछ अच्छी बातें हुई है। अच्छी बात ये हुई कि हम इंडिपेंडेंट एक वॉइस बन के आए। फॉरेन पॉलिसी हम किसी के पीछे नहीं है। किसी के पीछे नहीं। ये भी नहीं कि अमेरिका को ब्लाइंडली फॉलो कर रहे हैं, या सोवियत रूस से हमारा बहुत नज़दीकी रिश्ते थे, तो अब रूस के साथ ये भी नहीं है। उनको भी मोदी जी समझाते हैं कि देखो इतने त्रास्ती मत करो सिविलियंस के ऊपर। तो ये हम इंडिपेंडेंट वॉइस आए, नेशनल इंटरेस्ट हमने किया, और सैंक्शंस के बावजूद हमने अपना पक्ष रखा। जैसे जयशंकर जी बोले, बहुत अच्छे वक्तव्य आए, और इंडिया की इंडिपेंडेंट पॉलिसी जो आई, उसके पीछे अब बहुत सारे देश चल रहे हैं। नया एक नॉन अलाइंड मूवमेंट आप कह सकते हैं। टर्की हो, साउथ अफ्रीका हो, ये लोग अब जैसे साउथ अफ्रीका एक नेवल ड्रिल कर रहे हैं चाइना और रशिया की नेवी के साथ, वो अमेरिका के साथ भी करते हैं। तो हम भी क्वाड में हैं, रशिया, जापान, इंडिया, हम, बट हम हर एक के साथ दोस्ती बना रहे हैं, और अपने हित में जो है, राष्ट्रीय हित में, ये बहुत तो बड़ी पहले बात ऐसा है। था कि आप दो खेमे में हो सकते हो, या तो इस तरफ या उस तरफ, या तो अमेरिका के पक्ष में या विपक्ष में। अब आप न्यूट्रल भी रह सकते हैं। लेकिन दो चीज़ें जो पूरी इकोनॉमी, दुनिया भर की इकोनॉमी में जो माहौल बना, उससे क्या भारत के लिए एक सस्ता कच्चा तेल, और दूसरा चाइना +1 वाली पॉलिसी, ये लंबे समय तक काम करेगी या सिर्फ युद्ध चल रहा है तभी तक? नहीं, ये बहुत लंबे समय तक काम करेगी। कच्चा तेल जो सस्ता मिला, क्योंकि रशिया अब यूरोप नहीं खरीदेगा रशिया से तेल, और जो उनका नॉर्थ स्ट्रीम भी था उसमें भी विस्फोट हुआ। ये नहीं पता किसने विस्फोट किया, बट वो पाइपलाइन से जो अंडर सी आ रहा था वो नहीं आ रहा है। तो यूरोप को फिर से रशिया का ऑयल एंड गैस खरीदने में नहीं लगता। चाइना के साथ पाइपलाइन बनाने में 5 से 7 साल लग जाएंगे, जितना भी तेजी से कर लें वो। तो भारत एक अच्छा विकल्प है रशिया से तेल खरीदने का, तो वो कंटिन्यू रहना चाहिए। दूसरी बात रही चाइना +1, वो तो होगा, क्योंकि जो ऑफशोरिंग था उसकी जगह अब आ गया फ्रेंड शोरिंग, कि अच्छा। अपने दोस्त के घर में आप ऑफशोरिंग करिए। तो मेक्सिको में भी जा रहा है, कनाडा में भी जा रहा है, भारत में भी आ रहा है, वियतनाम में आ रहा है, बांग्लादेश में आ रहा है काम, फिलीपींस में काम हो रहा है। तो भारत को चाइना +1 का बहुत बेनिफिट रहेगा। ये अग्रसर रहेगा अनिल जी। जो ये टेक्नोलॉजी पे अमेरिका बैन लगा रहा है चाइना को, जो सक्षम टेक्नोलॉजी पहुंचाने का सेमीकंडक्टर्स की, वैसा और आएगा सैंक्शंस। क्योंकि चाइना बोलता है उस पर आप कभी विश्वास नहीं कर सकते। नजर उसकी ताइवान पर ही है। तो उसने 92 में ब्रिटिश से करार किया था जब वापस लिया हांगकांग, कि हांगकांग इंडिपेंडेंट रहेगा। ले लिया वापस? ले लिया, और कोई कुछ नहीं बोल सका। सब चेंज कर दिया हांगकांग का। तो उससे उनके हौसले बहुत बढ़ गए हैं। अब वो यही देख रहे हैं यूएस में कितना पॉलिटिकल विल रहेगा। हो सकता है इस साल के अंत में, अगले साल करें जब इलेक्शन ईयर हो, बाइडेन भी थोड़ा देखें, भाई अगर बहुत नुकसान हो गया तो मैं इलेक्शन हार जाऊंगा, अगर खड़े होने की उसमें है तो। बट चाइना करेगा तो सही ताइवान। और इसमें अगर आप 10 सेकंड और दें, वॉरेन बफेट ने जो किया ये बहुत अहम हो जाता है। ओके। नवंबर में इन्होंने ताइवान की सेमीकंडक्टर एक कंपनी में $4 बिलियन से ज्यादा खरीदा। अब वॉरेन बफेट खरीदते हैं 50 साल के लिए, खरीदते हैं 25 साल के लिए खरीदते हैं। अभी उनका जो आया डिक्लेरेशन, उन्होंने बेच दिया 86% उन्होंने बेच दिया। इसका मतलब तो वॉरेन बफेट अगर देख रहे हैं कि गड़बड़ है, डर है,
तो डर है। अच्छा सर, अब हर एक मतलब कई बार हम ये कहते हैं ना कि हर तेजी के मार्केट खत्म होने के बाद आपके पास पैसे ज़्यादा होनी चाहिए पहले से, तो आप सक्सेसफुल हैं, और हर मंदी के मार्केट में खत्म होने के बाद आप में ज्ञान, अक्ल, दिमाग ज़्यादा होना चाहिए तो आप सक्सेसफुल है। दो में से एक चीज़ तो आए, या तो पैसा है या ज्ञान है। जी। हर बुरी घटना के बाद कम से कम थोड़ा ज्ञान, अक्ल आ जाए तो बेहतर है। तो अब मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ, ये पूरा रशिया यूक्रेन का युद्ध जो हुआ, इसमें सबके लिए लेसन्स क्या है? सबसे पहले लेसन्स रशिया और चाइना, इन दोनों ने क्या सीखा होगा इस युद्ध से? देखिए, वो अंडर एस्टिमेट कर रहे थे। वो हर वक्त बोलते रहते हैं कि वेस्ट बहुत डेकेडेंट है, फैमिली वैल्यूज चले गए हैं, हम स्ट्रांग हैं। अब जिस तरह से यूरोप इकट्ठा होके आया, या अमेरिका ने, बाइडन ने कीव में जाके, वॉर्सो में जाके वक्तव्य दिए, साथ खड़े रहे, तो उन्होंने सोचा अमेरिका आइसोलेशनिस्ट हो गया, अमेरिका गिरता जा रहा है, चाइना ऊपर बढ़ेगा। रशिया ने भी यही कहा कि नाटो ये बात करते हैं, लड़ने में कोई सक्षम नहीं है, सिर्फ न्यूक्लियर ये रख के बैठे हैं, मैं कन्वेंशनल करूंगा। CIA तक बोल रहा था कि 2 हफ्ते से ज़्यादा यूक्रेन नहीं टिकेगा। रशिया ने सोचा था कि 72 घंटे में हम कीव में हैं। जैसे लोंगेवाल की चढ़ाई में पाकिस्तानी टैंक आए थे, सोचे भाई चलो हम नाश्ता जैसलमेर में करेंगे, खाना जोधपुर में, और रात का खाना दिल्ली। तो और वहीं रोक दिया हमारे शेरों ने। तो ये यूक्रेन ने जिस तरह किया, ये इनका दिख गया। दूसरा, मिलिट्री किसी की भी तैयार नहीं है। हम बोलते रहते थे हमारे पास भी 2 हफ्ते का ही असला बारूद है, गोलियां नहीं है। सब ने देखा, और जर्मनी ने जब अपने टैंक वैंक निकाले, गन सब में ये लगा हुआ, जंग लगा हुआ सब कुछ, तो अब इंक्रीज हो रहा है, हर एक अपना मिलिट्री इंक्रीज कर रहा है। तीसरा, पहली बारी 75 साल के बाद यूरोप के सेंटर में एक वॉर हुई। युगोस्लाविया के तोड़ने पे हुई वॉर, बट उसमें ऐसे स्टेट एक्टर्स नहीं थे। करेक्ट। उसमें छोटे छोटे मिलिशिया आपस में लड़े। जी। ये स्टेट एक्टर, रशिया ने इन्वेजन किया और नाटो के घर के सामने, ये बहुत बड़ी बात हो गई। और यूक्रेन के लिए क्या लेसन्स रहे इसमें? यूक्रेन यही है कि आपको आत्मसक्षम होना है। सब सोचते रहे, यूक्रेन को 94 में दिया गया था ट्रीटी में कि आप अपने न्यूक्लियर दे दीजिए और हम आपको देंगे सिक्योरिटी ब्लैंकेट। यूके और यूएस और नेटो ने साइन करके दिया, कोई उनके उसमें नहीं आया सीधा लड़ाई में। ना क्रीमिया के टाइम 2014 में किसी ने बचाया, ना अभी किसी ने बचाया। और यही भारत भी कह रहा है। देखिए, जब चीन हमारे अक्साई चिन में आता है और यहाँ पे अरुणाचल में आता है, तो कोई आप में से, यूरोप तो कोई नहीं उठता है ना, आप UN में निंदा करते हैं, आप तो चीन का माल खरीदते रहते हैं। हमें तो अपना ही घर देखना है ना। यही जयशंकर जी ने कहा कि आप में से कोई हमारे बचाव के लिए नहीं आने, तो आत्मनिर्भरता, ये बहुत और दूसरा ये भी कि दोस्त लोग कितना ही चढ़ाए, हाँ, कि कूद जा बेटा, कुछ नहीं होगा है ना, वो सब नहीं करना चाहिए। वो से नहीं है, अपनी ताकत के हिसाब और से ये करो। अनिल जी, डिक्टेटर्स ने क्या सीखा है? ईरान और नॉर्थ कोरिया अभी रेजिम चेंज क्यों नहीं हुआ है? क्योंकि उनके पास न्यूक्लियर है। सद्दाम का न्यूक्लियर इजराइल ने उड़ा दिया था बहुत पहले। Correct. और लिबिया के पास था नहीं। चाहे गद्दाफी ने पूरा फंडिंग दिया, पाकिस्तान का न्यूक्लियर गद्दाफी की फंडिंग से आया, बट उसने बम नहीं रखा। अगर वो बम रख लेता, आज तो वो दोनों होते। अच्छा सर, जल्दी से लेसन्स अमेरिका और नेटो के लिए। अमेरिका के लिए कि ये जो बाइडन ने किया, जो ट्रंप का आइसोलेशनिस्ट था, वो फिर से बाइडन ने सेंटर ऑफ प्लेट अमेरिका को रख दिया। दूसरा, अमेरिका ने भी देखा कि बहुत गंभीर एक चैलेंज है चाइना को इन्होंने आसानी से लिया। ऐसी निक्सन और किसिंजर ने जब चाइना में 71 में विजिट किया था, इन्होंने सोचा चाइना से हम एंगेज करेंगे, डेमोक्रेटिक हो जाएगा। मैं एक बहुत वरिष्ठ यूरोपियन लीडर से मिला था जब ये हुआ नहीं था, जनवरी के पिछले जनवरी में। उन्होंने कहा हम चाहते हैं एक डेमोक्रेटिक रशिया, और वो बने यूरोप का, ये एशिया ना बन जाए या फिर ऑटोक्रेटिक। वो उसने, पुतिन ने सब करके आइसोलेशनिस्ट में पहुंच गया पुतिन के, मेरा रशिया इस तरह का बनेगा। तो ये अमेरिका को अब सूझ आ गई कि असली खतरा चाइना है, और चाइना ने आपका इकोनॉमी पकड़ के रखा है। सप्लाई चेन आपकी चाइना के हाथ में है, आपकी इन्फ्लेशन चाइना भेज रहा है। ये सबसे अहम। इंडिया के लिए लर्निंग्स और लेसन्स। आप अकेले हैं,
जितनी भी दोस्तियां कर लीजिए, 71 में रशिया ने जरूर हमारे साथ खड़े रहे थे, ब्रेजनेव और थे, पुतिन और है। पुतिन की सक्षमता भी आज नहीं है। हमें अपना ही जो ये सेल्फ हमारा डिफेंस, हम इंपोर्ट्स बंद कर रहे हैं, खुद बना रहे हैं, जितना आत्मनिर्भर रहे उतना। दूसरा, जितना इकोनॉमिकली सक्षम रहे। तीसरा, तेल को ऑल्टरनेटिव ढूंढिए। ये 1970s के बाद तेल इतना बड़ा वेपनाइज हो गया। क्या क्या वेपनाइज हुआ अनिल जी? डॉलर वेपनाइज हुआ, एफएक्स रिजर्व रशिया के 300 बिलियन के अमेरिका ने पकड़ लिए, हमारे भी पड़े हुए हैं 600 बिलियन उनके पास। कल उनसे लड़ाई हो, वो पकड़ लें हमारा। तो सोना खरीदिए, अपने घर में पैसा रखिए। दूसरा, इकोनॉमिकली स्ट्रांग बनिए। वेपनाइजेशन ऑफ एनर्जी रशिया ने कोशिश की, ये कल को और भी हो सकता है। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कंट्रीज बोले भारत को तेल नहीं कोई इस्लामिक कंट्री देगा, तब क्या होता है? ग्रीन हाइड्रोजन बनाइए, सोलर बनाइए। सोलर हमारा पेट्रोकेम है भारत का। तो वेपनाइजेशन ऑफ डॉलर, वेपनाइजेशन ऑफ एनर्जी। और तीसरा है कि ये बाइपोलर वर्ल्ड नहीं आएगा, फ्रैगमेंटेड वर्ल्ड आएगा। इसका क्या मानने? पहले था रशिया और सोवियत रूस और अमेरिका, तो बाइपोलर था। फिर सोवियत रूस खत्म हो गया, यूनिपोलर। अब चाइना और अमेरिका आ रहा है। बट हम एक और बोल रहे हैं कि हमें दोनों में से ना लड़ाई किसी से नहीं करनी, दोस्ती करनी है। और ये फ्रैगमेंटेड रहेगा। हमारे घर में हम ही शेर हैं। इस माहौल में इंडियन ओशन में हम सबसे बड़े हैं। बिल्कुल ठीक बात। अब हमारे जो निवेशक हैं, स्पेशली रिटेल निवेशक, अगर अगली बार भगवान न करे इस तरह की सिचुएशन वापस कोई आए, तो उन्हें क्या सावधानी रखनी है अपने निवेश को लेकर, मार्केट स्ट्रेटेजी को लेकर? उनके लिए लेसन्स क्या? अनिल जी, हम बिल्कुल गलत रहे थे इसमें कि जियोपॉलिटिकल इवेंट जब आता है 7 दिन से महीने में खत्म हो जाता था मार्केट का इम्पैक्ट। बट 1970 की हिस्ट्री किसी ने नहीं पढ़ी थी, ना सेंट्रल बैंक्स ने ना गवर्नमेंट्स ने, कि जो जिस तरह से ओपेक ने जब वेपनाइज किया एनर्जी तो बदल गया। तो वेपनाइजेशन ऑफ डॉलर हुआ, एनर्जी हुआ, तो उसके माहौल में मिस हो गया बिल्कुल। तो ये जो जियोपॉलिटिकल इम्पैक्ट है, ये 7 दिन या 1 महीने का नहीं, ये पूरे साल का भी हो सकता है। ये आई थिंक सबसे बड़ी लर्निंग है। तो इसमें क्या करना है? डाइवर्सिफाई करना है, अपना इमरजेंसी कैश रिजर्व जरूर बचा के रखें। क्यों, पता नहीं कल को कुछ भी हो जाए। अब अच्छी बड़ी कंपनीज चल रही थी जिनका सप्लाई चेन एकदम से रुक गया। ऑटोज में देखिए आने बंद हो गए, आपके सेमीकंडक्टर्स। ये अमेरिका और चाइना की जो जंग है, ये मल्टी डिकेड्स की जंग है और इतनी आसानी से नहीं सुलझेगी। तो इसमें कोई भी कंपनी उसकी लपेट में आ सकती है। तो इसलिए ये बच के रहना है, डाइवर्सिफाइड रहना है और इमरजेंसी रखना है। सोना चांदी भी लेके और ऐसे में बड़ा फॉल आए तो मौका चूकना नहीं है, वो नहीं चूकना है, वो जरूर। हाँ, उसमें पैसा बनेगा ही बनेगा अगर आप सही ढंग से प्रॉपर तरीके से मार्केट में एंटर कर पाए। क्योंकि नहीं तो नहीं, वो 15,800 वगैरह का जो लेवल्स था, वो अब बाद में देखें तो बहुत अच्छे लेवल थे। करेक्ट। उसमें जैसे आपने अप्रैल 2020 में कहा था कि और फरवरी में कहा था नहीं, और अप्रैल में डलवा दिए थे लोगों के पैसे, वैसे ही। वैसे अच्छा सर, अब आपके लिए एक हाइपोथेटिकल क्वेश्चन है, बिल्कुल मतलब अलग तरीके का। कि समझो, या तो मैं आपको सवाल ये पूछूं कि कुछ लोगों को आपको एडवाइस करना हो तो आप क्या एडवाइस करेंगे, या उससे ज़्यादा ये कि अगर आप ही वो हो तो आप क्या करेंगे, वो ज़्यादा ठीक है। तो मतलब सपोज आप इस वक्त आप पुतिन हैं तो आप क्या करेंगे? देखिए, उनको तो अब कोई उनका राह नहीं है। अगर हार गए या अगर हाथ में ला लिया तो उनका तख्ता पलट दिया जाएगा। तो उनको लड़ाई करनी है। तो अगर आप पुतिन है तो लड़ते रहेंगे, लड़ते रहिए और दोस्त बनाइए और किसी तरह से देखिए कि जान माल इतना ना करें, ह्यूमन राइट्स वायलेशन ना करें। ये तो एडवाइस है, लेकिन खुद पुतिन है तो क्या करेंगे? लड़ते रहेंगे, बस लड़ते रहेंगे। ओके। अगर और आप जेलेंस्की हैं तो? जेलेंस्की हैं तो जो कर रहा है बहुत अच्छा कर रहा है और पूरा सब देशों को अपने से सम्मिलित करिए और उनसे एड लीजिए और जिस तरह से बिल्कुल आगे बढ़ के वो फ्रंट फुट खेल रहे हैं वैसे खेलता रहो। अच्छा, वो खेलते रहना चाहिए। अच्छा, और बाइडेन साहब अगर आप हैं तो अगर आप फॉर एग्जांपल एक दिन के लिए आपको बाइडेन बना दें इस वक्त या अगर उन्हें आपको एडवाइस करना हो? एक तो पुतिन को मिलिए जाके और शी जिनपिंग को भी मिलिए, आप छोड़ नहीं सकते। और अपने तख्ते से उतर के जाके मिलो उनको। आप उतर जाके आते हैं आप? बिल्कुल, पक्का, कोई डर नहीं है। जैसे कीव भी होके आए, कुछ ऐसे है नहीं, जाके मिलना चाहिए दोनों को
और क्योंकि आपकी जो छवि बन जाएगी, देखिए बाइडेन ने एक बहुत अच्छा पैंतरा खींचा है कि यूक्रेन का युद्ध यूक्रेन रशियन नहीं है, यूनिफिकेशन ऑफ रशिया नहीं है, डेमोक्रेसी वर्सेस अथॉरिटेरियन है। उन्होंने ये जो बना दिया है लोगों के जहन में। और ये अभी यूरोपियन यूनियन ने एक बहुत अच्छा सर्वे निकाला, भारतीय ही है जो कहते हैं 61% भारत कहता है कि रूस हमारे दोस्त है। बाकी दुनिया में आइसोलेट हो रहा है रूस, 35% चीनी कहते हैं, बट बाकी कोई नहीं कहता है, रशिया वगैरह यूरोप वगैरह में। तो बाइडेन ने बहुत अच्छे पैंतरे खेले हैं, बट जो स्टेट्समैन वो मिस कर गए हैं। मैं कहूंगा वो जाएं, बोले मैं आ रहा हूं शी जिनपिंग, मैं आ रहा हूं पुतिन, बैठ के उनके साथ बोलें इसको कैसे हम सॉल्व कर सकते हैं। ये बड़े आदमी का ये काम होता है, ये मैं करूं। अब सबसे आसान सवाल इस शो का। अच्छा, ये भी बड़े आसान था। हाँ, इससे सबसे आसान, अगर आपको मोदी जी को एडवाइस करना हो या आप मोदी जी हो तो इस वक्त क्या करेंगे? मोदी जी के पास अच्छा अपॉर्चुनिटी है, जो हम नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट के हेड थे हम, मोदी जी को मिलना चाहिए तीनों को, बाइडेन को, शी जिनपिंग को, पुतिन को। स्पेशली हम जो G20 के हम मुखिया हैं इस साल, तो उनके पास एक ओहदा भी है ऐसा G20 के अंदर ही। ये ना बोलें कि पुतिन नहीं आएंगे, सबको बुलाएं, सबको बिठाएं, और कुछ इसका जरूर निकल के आएगा। बातचीत से अनिल जी बहुत कुछ हो सकता है, ये बहुत जरूरी है। मोदी जी के पास ये अपॉर्चुनिटी है मेरे ख्याल से G20 के हेड के तहत कि तीनों को बिठा के कुछ कर सकते हैं। यानी कि मौका मोदी जी के पास भी है और मौका हिंदुस्तान के पास भी है, दुनिया भर में कुछ बड़ा कर जाने का। इस पूरे युद्ध के माहौल में एक हमारे लिए अलग से मौका बना है जी, शक्ति और ताकत दिखाने का और बनने का। बिल्कुल, और शांति दूत बनने का। हाँ, शांति दूत बनने का। तो बिल्कुल बगैर साहब बहुत बहुत धन्यवाद। आई एम श्योर हमारे सारे दर्शकों ने ये शो बड़ा एंजॉय किया होगा। बड़ी डीप इनसाइट आपने दिए, और सबसे बड़ी बात जो है आपने हिंदुस्तान के लिए की कि हमें डॉलर का वेपनाइजेशन करना है, हमें तेल और एनर्जी पर आत्मनिर्भरता बनानी है, बाहर किसी के भरोसे नहीं रहना है, और हम अपनी दुनिया के राजा हैं, हम किसी के पीछे नहीं हैं, किसी से डरते नहीं हैं और किसी को धमकाते भी नहीं है। इस स्ट्रेटेजी पर रहना है, और मार्केट में और इकोनॉमी के लिहाज से ऐसे मौके जब भी भगवान न कराए, अगर आए तो चूकना नहीं है। ये है पूरा एक साल का युद्ध के माहौल का निचोड़ जो बग्गा साहब ने आपके सामने रखा। बहुत बहुत धन्यवाद सर, बड़ा आनंद आया, बड़ी डीप इंसाइट मिली। इसी तरह के और शोज आपके साथ हम आगे भी करेंगे। आज के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू अनिल जी। तो इस खास शो में इतना ही, बने रहिए हमारे साथ जी बिजनेस पर। नमस्कार।